नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। चर्चा आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय के बारे में। चर्चा करेंगे आज हम आदिकाल। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए, जहां भी आप हिंदी साहित्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथियों, आदिकाल हम पढ़ेंगे और इससे पहले हम सारा विभाजन वो कंप्लीट कर चुके हैं। हिंदी साहित्य, भाषा वगैरह इनकी सारे बारी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा स्पेशली करेंगे आदिकाल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आदिकाल का जो समय है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग तरीके से माना जाता है। यहाँ हम सर्वमान्य जो मानते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आदिकाल का जो समय है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक का जो समय है उसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस तरह की उसकी प्रवृत्ति है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, हिंदी साहित्य के जन्मकाल या शिशुकाल को ही आदिकाल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिंदी का प्रारंभ माना जाता है और हिंदी के प्रारंभ में सबसे पहला जो विभाजन किया जाता है उसे आदिकाल ही कहा जाता है और उसको आदिकाल नाम से जाना गया है। इसलिए हिंदी साहित्य का जो जन्मकाल कह दो, चाहे उसका शैशवावस्था या शिशुकाल कह दो, उसे क्या कहा जाता है? आदिकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। अर्थात यहाँ पर अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर पूछा जाए तो भी हम बता सकते हैं कि जब बात की जा रही है कि हर्षवर्धन का जो समय था, उस समय जो उसका जो पतन का समय था, उस समय से ही जो है हिंदी का उदय माना जाता है, अर्थात प्रारंभ उस समय से माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि भाषा की दृष्टि से जो अपभ्रंश का विकसित रूप है, यानी अपभ्रंश का विकसित रूप कह दो, चाहे बढ़ता हुआ रूप, ये शब्द एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा? ये वाला लाइन कि किसने हिंदी भाषा को अपभ्रंश का बढ़ता हुआ रूप या अपभ्रंश का विकसित रूप कहा? तो ध्यान रखिए, ये किसने कहा था? द्विवेदी जी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप ही बताओ क्या कहलाया, हिंदी साहित्य का क्या कहलाया साथियों? आदिकाल। इसको आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो सामग्री है उसमें उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं को समावेश किया जाता है। अर्थात जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश की जो भाषा थी, उसके उसमें जो अंतिम था, अर्थात उत्तर यानी बाद वाला जो साहित्य था, उसको इसी के अंतर्गत यानी आदिकाल के अंतर्गत समाहित उसको किया गया है। आगे हम चर्चा करें इसी कड़ी में आदिकाल में ही कि भाषा विकास की दृष्टि से। साथियों, भाषा विकास की दृष्टि से हमारी हिंदी भाषा का विकास मूलतः संस्कृत भाषा से हुआ है। ये आप सभी को पता है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। आप सभी ने पढ़ा होगा, संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। तो यहाँ पर हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो भी कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। लेकिन संस्कृत भाषा के बाद में किस क्रम में हिंदी भाषा का विकास हुआ, उस क्रम को मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले संस्कृत से निकली, बताओ क्या? पाली। पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में आपका सामने आई, बताओ कौन सी भाषा? हिंदी भाषा आपके सामने आई। तो ये क्रम आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है संस्कृत, फिर आपको याद रखना है पाली, फिर आपको रखना है प्राकृत, अपभ्रंश, और बताओ उसके बाद में लास्ट में बताओ किसका उद्भव हुआ? आपका हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बात करूं, चंद्र शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, ये तीनों विद्वान अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहकर पुकारते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करके आप लगा लीजिए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक? एक तो आपके गुलेरी, एक आपके रामचंद्र शुक्ल जी, एक आपके राहुल सांकृत्यायन जी। इन तीनों ने ही अपभ्रंश को, कौन सी भाषा को? अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है। तो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ध्यान रखना, गुलेरी जी ने भी कहा, शुक्ल जी ने भी कहा, और राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा भी अपभ्रंश को क्या का नाम से जाना गया? पुरानी हिंदी नाम से वो पुकारते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों व व्याघातों का युग कहकर पुकारा। ये ऐसे के ऐसे जिनके स्टेटमेंट हैं, उनकी जो बातें हैं, वो ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछी जाती रही हैं हर बार। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को
अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग, ये आपको ध्यान रखना है। ये शब्द आपको अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग कहा है, बताओ किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसके लिए कहा है? ये आदिकाल के लिए कहा है कि आदिकाल अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग कहा है। क्योंकि किसने किस किस नाम से आदिकालों नाम से हुआ है? किसी ने वीर गाथा काल कह दिया इसको, किसी ने चारण काल कह दिया, ऐसे अलग अलग नाम से संबोधित किया है, इसलिए इसे अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग कहा गया है। किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। आगे हम इसी कड़ी में चर्चा करेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा किसने कहा, तो ध्यान रखना है, नाम आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन से प्राकृत भाषा कहा है? बताओ कौन सी भाषा को? पुरानी हिंदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्राकृत भाषा कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के कुछ पीछे तक का माना है। लगभग आप सभी को पता है कि अगर यहाँ से राजनीतिक दृष्टि से पुनः आपसे पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाता है कि आदिकाल का जो समय है, अभी आपको मैंने बताया आदिकाल का समय है 1000 से, बताओ कितना? 1350। तो आपको पता है हमीरदेव जो रणथंभौर का शासक था, तो वो लगभग 1300 के आसपास ही था। वहाँ आपको सभी को पता है, आपने सभी ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो उस समय तक का काल जो है वो आपका आदिकाल माना जाता है। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, 8वीं से लेकर, और कौन सी शताब्दी साथियों? 15वीं शताब्दी। 8वीं से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने और इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे बढ़ने की जो करुण कहानी है। सीधी सी बात यह है, इस लाइन का मतलब यह है कि ये जो समय है 8वीं से 15वीं शताब्दी, इस समय जो हिंदू सत्ता थी, यानी हिंदुओं की जो शासन था वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था, और जो मुस्लिम थे उनका शासन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तो उसके उस समय की जो परिस्थिति के अनुसार जो काल लिखा गया, जो साहित्य लिखा गया, उसे आदिकाल के अंतर्गत रखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति युग कहकर पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल के स्टैंडर्ड में कह रहा हूँ, हर बार आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फिर कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, ये आपको याद रखना है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? बताओ, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आदिकाल को। आगे हम और अपनी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को आक्रमणों व युद्धों के प्रभाव की मनस्थिति का प्रतीकल कहकर पुकारा है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार, कि आदिकाल आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभाव की मन स्थिति का क्या है? बताओ, प्रतिफल है। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कही थी। आदिकाल का अधिकतर हिंदी साहित्य राजस्थान प्रांत से प्राप्त हुआ है। अर्थात आदिकाल में जो कुछ साहित्य लिखा गया है उसका अधिकांश भाग कौन से राज्य से है? तो राजस्थान से है। पहले राजस्थान राज्य को प्रांत के नाम से ही जाना जाता था। तो राजस्थान प्रांत की जो साहित्य है उसको आदिकाल में स्थान दिया गया। दोहा आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रिय छंद माना जाता है। तो पूछा जा सकता है आदिकालिक हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो ध्यान रखना है कौन सा छंद है? दोहा छंद है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे साथियों, किससे संबंधित? आदिकाल से संबंधित। आदिकाल समाप्त नहीं हुआ है। आदिकाल से संबंधित और जो रोचक जानकारियां हैं, विशेष तथ्य हैं, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। इसी ही तरह से चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ग्रेड की, फर्स्ट सेकंड या टीजीटी पीजीटी में अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। अगर आप ईएमआरएस से तैयारी कर रहे हैं आपके लिए उपयोगी है। आप केवीएस एनवीएस में अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी क्लास उपयोगी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।